आज रवि फिर से उसी जगह गया, अपने पुराने कॉलेज। लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए। चारों तरफ लड़के लड़कियों का शोर था। आज कई सालों बाद वो इस कॉलेज में वापस आया था। बस कॉलेज को देखे ही जा रहा था। पढ़ाई पूरी करते ही किसी और कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी लग गई थी। आज 5 सालों बाद दोबारा से उसी कॉलेज में इंटरव्यू दिया तो सिलेक्शन हो गया और वो बन गया वहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट। रवि एक 30 साल का लड़का था जो देखने में लंबा और रंग रूप में काफ़ी आकर्षित भी था। गोरा रंग, हल्की भूरी और गहरी आंखें और साथ ही बढ़िया बॉडी। कोई भी लड़की देख ले तो अट्रैक्ट हुए बिना ना रह सके। रवि के साथ भी उस दिन यही हुआ था, क्योंकि जो भी लड़की उसके पास से निकलती उसे मुड़कर एक बार ज़रूर देखती। 2 लड़कियां तो उसकी रैगिंग करने ही उसके पास आ गई और रवि से उनमें से एक लड़की ने कहा, देखो जल्दी से अपना नाम बोलो। रवि को देखकर ज़रा भी नहीं लगता था कि वो वहाँ पर इंग्लिश का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनकर आया था और साथ ही वो खुद भी 1-2 क्लासेस को इंग्लिश पढ़ाने वाला था। वो आज भी देखने में एक कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट ही लगता था। आज पहला ही दिन था और उसे एमए इंग्लिश को पढ़ाना था। वो क्लास में गया और विलियम शेक्सपियर का ट्रेजेडी नॉवल ओथेलो पढ़ाने लगा। तभी एक लड़की खड़ी हुई और उसने कहा, सर आज पहले ही दिन तो ट्रेजेडी ना पढ़ाइए प्लीज़। आज आप विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ा दीजिए ना, कम से कम नेचर का आनंद तो लेंगे। रवि उसकी बात सुनते ही भावुक हो गया और उसकी आंखें भर आई। वो चश्मा उतार कर बिना कुछ कहे बाहर आया और अतीत में खो गया। अब उसे मधु की कही बातें याद आने लगी। वो अक्सर कहती थी, यार मुझे नहीं पसंद ये ट्रेजेडी व्रेजेडी, छोड़ो चलो इसे, वर्ड्सवर्थ की रोमांटिक पोएट्री पढ़ते हैं। अभी वो ये सोच ही रहा था कि वो लड़की बाहर आई और बोली, एक्सक्यूज़ मी सर, आप मेरी बात का बुरा मान गए क्या? सॉरी, आप जो पढ़ाएंगे हम पढ़ेंगे, प्लीज़ आ जाइए आप अब क्लास में। रवि अब मधु की यादों से बाहर आता है और कहता है, अरे नहीं कोई बात नहीं, आप चलिए क्लास में, मैं आता हूँ। यह कहकर वो क्लास की ओर बढ़ जाता है। अब भारी मन से रवि क्लास में आता है और वर्ड्सवर्थ की रोमांटिक पोएट्री पढ़ाने लगता है। अब जब उसका ध्यान बार बार मधु की यादों में उलझता है तो वो पढ़ाना बंद कर देता है और सभी के नाम पूछने लगता है। तभी उसे उस लड़की का नाम पता चलता है जिसकी बातों से उसे मधु की याद आती है। वो अपना नाम रिया बताती है। किसी तरह से क्लास पूरी करके बाहर कॉरिडोर से होता हुआ स्टाफ रूम की तरफ बढ़ता है तो उसकी नज़र सामने वाली कैंटीन की ओर जाती है। उसके पाँव एकाएक ही उस कैंटीन की ओर बढ़ चलते हैं, लेकिन ये क्या, वो कुछ आगे ही जाता है तो पीछे से एक सर आवाज़ दे देते हैं, अरे रवि जी, कहाँ बच्चों की कैंटीन की ओर जा रहे हैं आप? चलिए आपको दूसरी कैंटीन लेकर चलते हैं जो स्पेशल कॉलेज के स्टाफ के लिए बनाई गई है। अब रवि मधु की यादों से बाहर आता है तो उसे याद आता है कि हाँ, ये कैंटीन तो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है और अब मेरी वो उम्र कहाँ। आज ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी का सबसे हसीन दौर ख़त्म हो गया। यहीं इसी कैंटीन में ना जाने कितनी बार मिला था रवि मधु से। अब वो वापस स्टाफ रूम में आ जाता है और वहीं मंगवाकर चाय पीता है। कुछ इस तरह से मीठी यादों में ही उलझते हुए उसका आज का दिन बीत जाता है। लेकिन एक बात जो रवि को समझ आई कि ज़िंदगी का सबसे सुनहरा समय अब निकल चुका है। ऐसे ही रवि अब हर रोज़ आने लगा। धीरे धीरे उसे सभी के नाम पता चलने लगे, सभी के साथ घुलने मिलने लगा। रिया उसकी सबसे खास स्टूडेंट बन गई। उसकी बहुत सी बातें उसे मधु की याद दिलाती। एक बार जब वो पीले रंग का सलवार कमीज़ और उस पर लाल दुपट्टा ओढ़ कर आई तो रवि अपने पलकें नहीं झपका पा रहा था। बस यही सोचने लगा, इसकी पसंद मधु से कितनी मिलती है। मधु को भी तो पीले सूट पर लाल दुपट्टा कितना पसंद था। ना जाने कितनों के दिल घायल कर देती थी जब पीले रंग के सूट पर लाल दुपट्टा ओढ़कर चलती थी और रवि उन लड़कों को देख जलता ही रह जाता। रिया को आज उसी रंग में देख वो फिर से मधु को सोचने लगा। जब रवि उसे चोरी से हर रोज़ देखा करता था तब एक बार मधु ने आकर पूछ ही लिया, आप हर रोज़ कॉलेज में मेरा पीछा क्यों करते हो? रवि की तो ज़ुबान पर जैसे ताला ही लग गया हो, फिर भी हिम्मत करके बोला, मैं पीछा नहीं करता, बस कदम ही उस ओर चल देते हैं जहां आप होती हो। पता नहीं जाने क्यों जितनी सादगी से रवि ने कहा, मधु मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और चुपचाप वहां से चली गई। एक दूसरे को देखने का दौर शुरू हो चुका था। इस उम्र में एक दूसरे को देखने का दौर सबसे प्यारा दौर होता है और उस दौर से शायद ही कोई अछूता रहा होगा। मधु की नज़रें उस ओर ज़रूर जाती जहाँ रवि खड़ा हो और रवि भी कॉलेज आते ही उसी को ढूंढता। दोनों की नज़रें टकराती और फिर इधर उधर देखने लगते। पर कुछ भी कहो, वो पल भी बहुत प्यारे होते हैं। एक अजीब सी तड़प होती है तब जब हज़ारों की भीड़ में भी कोई एक ही दिखता है। तब रिया की आवाज़ कानों में पड़ी, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आप मुझे ये पोएम दोबारा करवा सकते हैं?
रवि मधु की यादों से निकलकर रिया के सामने आ गया। बहुत अजीब सी हालत थी रवि की। वो अपने आज और अतीत में एक साथ जी रहा था। रिया उसे मधु की यादों की तरफ धकेल कर फिर खुद ही हर बार उसे बाहर ला रही थी। मधु, जिसे रवि कब का भुला चुका था, वो आज हर पल उसकी याद में तड़प रहा था। रवि को रह रहकर मधु की याद सता रही थी। आज कॉलेज में रोज डे है और जब रवि कॉलेज आया तो उसने बहुत से कपल्स के हाथों में गुलाब देखे। बहुत अजीब लग रहा था उसे। आज वो स्टाफ रूम में जाकर बैठ जाता है कि तभी अशोक सर पूछते हैं, क्या बात रवि जी, आज कोई क्लास नहीं लेनी क्या? तो रवि बहाना मार देता है कि कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ी देर में जाऊंगा। अब वो अपने पर्सनल केबिन में चला जाता है। वहाँ वो चाय पी रहा था कि तभी रिया की आवाज़ कानों में आती है। मैं आई कम इन सर? रवि उसे अंदर बुलाता है और पूछता है, बोलो रिया, कुछ काम था क्या मुझसे? सर, आपको कुछ देना था मुझे, रिया थोड़ी हिचकती हुई कहती है। अब रवि कहता है, बोलो तुम क्या देना चाहती हो मुझे? रिया ने एक हाथ जो कमर के पीछे किया हुआ था वो आगे किया और उसमें से पीला गुलाब रवि की ओर बढ़ा दिया। रवि ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी स्टूडेंट उसे गुलाब देगी। वो उसके हाथ में पीला गुलाब देखकर हैरान हो गया और थोड़ा गुस्से में बोला, रिया, क्या आप भूल चुकी हैं कि मैं आपका टीचर हूँ, कोई दोस्त नहीं? नहीं सर, मैं कुछ नहीं भूली। ये कहाँ लिखा है कि टीचर एक अच्छा दोस्त नहीं हो सकता? रिया ने पूरे विश्वास के साथ रवि से ही सवाल कर लिया। रवि उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, देखो मैं ये नहीं ले सकता, वो भी अपनी स्टूडेंट से। आप जाइए यहाँ से इसे लेकर। लेकिन रिया उस गुलाब को वहीं रवि के सामने टेबल पर रख देती है और चली जाती है। रवि खामोश सा उस पीले गुलाब को देखे जा रहा था और एक बार फिर वो ना चाहते हुए भी मधु की यादों में खो जाता है। आज भी याद है उसे वो दिन जब वो लाल गुलाब का पूरा बुके बनवा कर लाया था मधु के लिए। सुबह सुबह उसके कॉलेज जाने का ही इंतज़ार कर रहा था क्योंकि आज रोज डे जो था। रवि ने देखा कि हल्के नीले रंग के सूट पर गुलाबी शिफॉन का दुपट्टा ओढ़े मधु कॉलेज की ओर ही आ रही है। उसके खुले हुए बाल, कानों में मैचिंग ईयर रिंग्स, हल्की गुलाबी लिपस्टिक और हाई हील्स उसे और भी ज़्यादा आकर्षित बना रहे थे। रवि भी आज खास तौर पर अपने पापा की गाड़ी लेकर आया था और इससे पहले कि मधु कॉलेज में प्रवेश करती वो उसके पास जाता है और बोलता है, मधु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मधु कहती है, बोलो जल्दी, मुझे कॉलेज जाना है। यहाँ नहीं, 10 मिनट के लिए मेरे साथ चलो, भरोसा करके प्लीज़। रवि उसके आगे रिक्वेस्ट करता है और गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है। यूँ तो मधु भी उसे बहुत समय से एक दोस्त की तरह जानने लगी थी, लेकिन उसके साथ गाड़ी में जाना उसे कुछ अजीब लग रहा था कि तभी रवि फिर से कहता है, प्लीज़ मधु, सिर्फ एक बार मौका दो, वादा करता हूँ ये भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मधु कुछ नहीं कहती और गाड़ी में बैठ जाती है। रवि गाड़ी चलाता है और गाना भी लगा देता है जो उसने पहले से ही सेट करके रखा हुआ था। अभी अभी तो मिले हो, अभी ना करो छूटने की बात। अभी अभी तो पसंद आए हो, अभी अभी रूठने की बात। अभी अभी तो रोशनी आई, अभी ना करो मुंह छुपाने की बात। इस गाने को सुनते सुनते मधु इस कदर खो जाती है कि उसे ये भी नहीं पता चलता कि रवि ने गाड़ी एक गार्डन के बाहर रोक दी है। ब्रेक लगते ही वो गाने से बाहर आती है। अब रवि उसे गार्डन में लेकर जाता है और उसे कहता है, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आया। मधु से कहती है, इस तरह मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो रवि? अभी आया, सिर्फ 1 मिनट। यह कहकर रवि दौड़ता हुआ बाहर आ जाता है और गाड़ी में से फूलों का बुके निकाल कर वापस मधु के पास जाता है। अब घुटनों के बल बैठकर उसे कहता है, मधु, आई लव यू। क्या सारी ज़िंदगी के लिए मेरा हाथ थामोगी? मधु, जो दिल ही दिल में बहुत समय से रवि को चाहने लगी थी, वो रवि के बढ़ाए हुए हाथ को थाम लेती है। अब रवि उसे प्यार से वो बुके देता है और खड़े होकर मधु को गले लगा लेता है। रवि उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था, जिसे वो हमेशा छुप छुप कर देखा करता था। आज वो उसकी बाहों में समाई थी। तभी अगले लेक्चर का सायरन बजता है और रवि अब मधु की यादों से बाहर आता है और रिया का दिया हुआ पीला गुलाब अपनी पर्सनल अलमारी में रख देता है। अब वो अपने लेक्चर्स लेता है और घर जाने के लिए अपनी गाड़ी निकाल लेता है। तब तक बारिश भी शुरू हो चुकी थी तो वो जल्दी ही गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। तभी उसकी नज़र भीगती हुई रिया पर जाती है, जो रास्ते में खड़ी किसी टैक्सी या ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसकी नज़र सामने खड़े कुछ लड़कों पे जाती है जो बहुत घटिया निगाहों से रिया को ही देख रहे थे। अब वो रिया की ओर देखता है जो इन सब बातों से बेखबर खड़ी थी। उसने हल्के हरे रंग का स्लीवलेस कुर्ता जीन्स के साथ पहना हुआ था, जिस पर उसने कोई दुपट्टा भी नहीं ओढ़ा हुआ था। ना चाहते हुए भी रवि को रिया के पास जाना ही पड़ता है और वो उसके पास गाड़ी रोक देता है। अब रिया उसे देखकर चौंक जाती है और पूछती है, सर आप यहाँ? रवि उसे कहता है, ये मैं बाद में बता दूंगा कि मैं यहाँ कैसे।
अभी आप गाड़ी में बैठिए। वो ये बात इतने गुस्से में कहता है कि रिया जल्दी ही आकर गाड़ी में बैठ जाती है। अब रवि उससे पूछता है, कहाँ जाना है आपको? रिया भी बिना कुछ फालतू बात किए कहती है, जी ये अगले चौक पर ही कोचिंग सेंटर है, वहीं छोड़ दीजिएगा। अब दोनों खामोश से गाड़ी में बैठे रहते हैं। कुछ ही देर में रवि एक दुकान के बाहर गाड़ी रोकता है और कहता है, आप बैठिए, मैं अभी आया। इससे पहले कि रिया कुछ पूछती वो गाड़ी से उतरकर दुकान पर जाता है और कुछ ही देर में एक शॉपिंग बैग हाथ में लिए वापस आता है। वो बैग रिया को देता है और जैसे ही कुछ कहने को होता है तो रिया कहती है, सर ये क्या है? अब रवि कहता है, इसमें दुपट्टा है, निकाल कर ओढ़ लीजिए। बारिश में आपके कपड़े भीगे हुए हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि आप कोचिंग सेंटर जाएं। रिया बिना कुछ कहे बैग में से दुपट्टा निकाल लेती है और देखती ही रह जाती है। जयपुरी रंग का दुपट्टा जो कई रंगों से भरा हुआ पूरा इंद्रधनुष सा लग रहा था, जो किसी भी सूट पर या जीन्स कुर्ते पर जच जाए, ऐसा दुपट्टा लाया था रवि रिया के लिए। रिया उस दुपट्टे को ज्यों ही ओढ़ती है तो उसका रूप और भी ज़्यादा निखर आता है। उसका गोरा रंग उस दुपट्टे के हर रंग को खुद पर ओढ़ लेता है। दुपट्टे का लाल रंग मानो उसके गालों पर लालिमा बिखेर रहा हो और उसका पीला रंग जैसे उसके चेहरे की चमक को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा हो। दुपट्टे का हर रंग उस पर खिल रहा था। एक बार तो रवि भी उसे देखता ही रह गया। अब वो गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधे उसके कोचिंग सेंटर छोड़ देता है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरकर जाने लगती है तो रवि आवाज़ देकर कहता है, सुनिए रिया। रिया मुड़कर उसे देखती है और कहती है, जी सर बोलिए, वापसी में ध्यान से जाइएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और रिया उसकी गाड़ी को देखती रह जाती है। अब वो अपना दुपट्टा ठीक करती है और मुस्कुराती हुई सेंटर में चली जाती है। रवि भी अब रिया और मधु की यादों में उलझा हुआ घर पहुँच जाता है। ऐसा क्या है रिया में जो उसे हमेशा उसके अतीत में ले जाता है? जिस मधु को वो कब से भुलाने की कोशिश कर रहा था, वो आज रिया की वजह से उसे हर पल याद आ रही है। दिन कुछ इस तरह बीत रहे थे कि रवि मधु और रिया को एक साथ जी रहा था, एक अजीब सी कश्मकश में उलझ रहा था। तभी कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी आ गई। रिया का एमए का पहला साल था, इसीलिए उसके सीनियर्स ने उसे भी इनवाइट किया था। इस पार्टी में 3 टीचर्स की ड्यूटी लगी थी, चावला जी, रितु मैडम और रवि जी की। पार्टी का दिन था और सभी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयार होकर आ रहे थे। आज रिया ने सुर्ख लाल रंग का सूट पहन रखा था और उसके साथ प्लाजो पर वही दुपट्टा ओढ़कर आई थी जो रवि ने दिया था। उसके साथ में उसने मैचिंग ईयररिंग्स और बालों को कर्ली करवा रखा था। एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में मैचिंग ब्रेसलेट पहना हुआ था जो उसे और भी ज़्यादा आकर्षित बना रहा था। रवि जब उसे उस दुपट्टे को इतने खूबसूरत अंदाज में ओढ़े हुए देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। रवि चाहकर भी रिया से नज़र नहीं हटा पा रहा था, लेकिन फिर वो अपने अध्यापक होने की गरिमा को समझते हुए दूसरी ओर चला जाता है। अब रिया जब देखती है कि रवि दूर जाकर खड़ा हो गया है तो वो खुद ही उस ओर चली जाती है और रवि को कहती है, गुड मॉर्निंग सर। रवि को भी अब गुड मॉर्निंग का जवाब देना ही पड़ा। अब रवि ही वहाँ से जाने लगता है। तभी रिया फिर से उसे आवाज़ लगा लेती है, एक्सक्यूज़ मी सर। रवि कहता है, जी बोलिए। रिया जिस अंदाज में बात कर रही थी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी टीचर से बात कर रही है। वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहती है, सर ये ब्लैक ब्लेजर आप पर बहुत जच रहा है, लग ही नहीं रहा कि आप हमारे टीचर हैं। अभी रिया इतना ही बोल पाई थी कि रवि उसकी बात को बीच में ही टोकते हुए कहता है, तो कौन लग रहा हूँ मैं आपको? रिया को ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि रवि इस तरह उसे बीच में ही टोकेगा। अब उसकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, लेकिन दिल की बात ज़ुबान पर आ ही जाती है और वो एकाएक ही बोल देती है, सर आप मुझे किसी फिल्म के हीरो लग रहे हैं। रवि आज पहली बार रिया की बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, आप जाइए और जाकर पार्टी इंजॉय कीजिए। रिया भी अब खामोशी से जाने लगती है तो रवि उसे फिर से आवाज़ देता है, सुनिए। रिया मुड़कर देखती है और कहती है, जी बोलिए सर, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। रवि उसे बहुत ही तमीज़ के दायरे में ये बात कहता है, जिसे सुनकर रिया मुस्कुराती हुई चली जाती है। पार्टी शुरू हो जाती है और सभी बिजी हो जाते हैं। अब सीनियर्स सभी जूनियर्स को एक गेम देते हैं कि एक एक जूनियर को आगे आना है और जो भी स्लिप निकलेगी वही उसे करना होगा। एक एक करके सभी स्टूडेंट्स आगे आने लगते हैं। राहुल को पनिशमेंट मिलती है कि उसे पूरे 2 प्लेट पानी पूरी खानी है। एक स्टूडेंट आरती को तो सबके सामने डांस करना था, वो भी अपने किसी भी सीनियर लड़के के साथ कपल डांस। इस तरह सभी का नंबर आता है। इस बार रिया को पर्ची निकाल कर देखनी है। जब वो पर्ची देखती है तो उसमें लिखा होता है कि किसी भी लड़के को सभी के सामने प्रपोज करना है। अब रिया वो करती है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। वो सीधे रवि की ओर जाती है और एकाएक ही कहती है, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? रवि को या किसी और को ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि रिया इस मजाक में अपने सर को ही प्रपोज कर देगी।
सभी एकटक रिया की ओर देखने लगते हैं और रवि उठकर गुस्से में कहता है, रिया ये क्या बदतमीज़ी है। रिया रवि को जवाब देती है, बदतमीज़ी नहीं सर, सिर्फ गेम है, डोंट बी सीरियस। अब बाकी सब भी हंसने लगते हैं और माहौल फिर से पहले जैसा हो जाता है। रवि को रिया का स्वभाव बदला हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन वो तो सिर्फ अपनी मधु की यादों में ही जीना चाहता था। अब सब नॉर्मल हो चुके थे और गेम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन रवि को वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो वो उठकर बाहर चला आता है। पार्टी हॉल से बाहर निकलकर वो कुछ आगे जाता है और बालकनी में खड़े होकर बाहर देखने लगता है। वो सामने देखता है जहाँ से कॉलेज का गार्डन नज़र आ रहा था। इसी गार्डन में ना जाने कितनी ही बार रवि मधु से मिला था। न जाने कितनी ही बार इसी गार्डन में उसने मधु को आई लव यू बोला था। कितनी ही मुलाकातें उसके जहन में ताज़े फूलों की तरह महकने लगी थी। आज भी याद है रवि को, जब उसी के दोस्त ने उसके सामने जाकर घुटनों के बल बैठकर प्रपोज किया था। रवि तो बस देखता ही रह गया था जब रवि के दोस्त सुमित ने मधु को कहा था, मधु मुझसे फ्रेंडशिप करोगी। तब वो नहीं जानता था कि मधु और रवि एक दूसरे से प्यार करते हैं। कितना जल गया था रवि इससे पहले कि मधु कुछ कहती। रवि ने सबके सामने ही उसका हाथ पकड़ा और खींचकर ले गया। सभी वहाँ खड़े देखते रह गए थे। अब रवि उसे कैंटीन में ले जाकर बैठता है। तब मधु उसे छेड़ते हुए पूछती है, क्या हुआ रवि, ऐसे क्यों लेकर आए, सबके सामने से जलन हो रही थी। रवि उसका हाथ पकड़कर कहता है, नहीं देख सकता एक पल के लिए भी तुम्हें किसी और के साथ। यह कहते कहते रवि की आंखें भर आती हैं। तभी रवि को महसूस होता है कोई उसे आवाज़ लगा रहा है और वो मुड़कर देखता है तो पीछे रिया खड़ी थी। उसे याद आता है कि वो कॉलेज में है और पार्टी चल रही है। अब वो थोड़ा गुस्से में रिया से पूछता है, क्या बात है, यहाँ क्यों आई हो पार्टी छोड़कर। रिया रवि के पास जाती है और पूछती है, क्या बात है सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। देखिए आप मेरी स्टूडेंट हैं, तो मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है ये पूछने का आपको कोई हक नहीं। अब आप जा सकती हैं यहाँ से। ये कहकर रवि दूसरी ओर मुंह मोड़ लेता है, लेकिन रिया वहाँ से जाने के बजाय उसके करीब आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। रवि ने इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की थी कि रिया कभी उसका हाथ भी पकड़ सकती है। वो उससे हाथ छुड़ाकर कहता है, रिया ये क्या बदतमीज़ी है। रिया रवि से कहती है, सर ये कोई बदतमीज़ी नहीं, मेरा प्यार है आपके लिए, बहुत प्यार करने लगी हूँ आपसे। रवि को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता कि रिया ने उसे आई लव यू बोला है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी स्टूडेंट खुद उसे कभी आई लव यू बोल सकती है। अब वो रिया से कहता है, रिया बस बहुत हुआ, अब आप जाइए यहाँ से। रिया अब भी नहीं जाती और कहती है, सर प्लीज़ बुरा मत मानिए, जो मेरे मन में था वो मैंने कह दिया, मुझे आप अच्छे लगने लगे हो तो बताओ क्या करूँ। अब रवि उसे समझाता है और कहता है, देखिए आप मेरी स्टूडेंट हैं, बहुत छोटी हैं उम्र में, ये जो भी है ये प्यार नहीं सिर्फ आकर्षण है इस उम्र का। अभी रवि इतना ही कह पाया था कि रिया फिर से कहती है, आपको क्या पता सर ये प्यार है या आकर्षण, ये तो मेरा दिल ही जानता है। रही बात उम्र की, तो प्यार उम्र देखकर नहीं होता सर, बस हो जाता है। अब रवि को उससे ज़्यादा बहस करना सही नहीं लगता, तो वो खुद ही वहाँ से चला जाता है। रिया उसे रोकना चाहती थी, लेकिन रवि इतनी तेज़ी से गया कि रिया चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। बस वो प्यार भरी आंखों से उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। रवि पार्टी में वापस आ जाता है और कुछ ही देर बाद रिया भी आ जाती है। रवि रिया को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन रिया जानबूझकर हर बार ऐसी जगह खड़ी होती है जहाँ से रवि की नज़र सीधे रिया पर ही जाती है। अब सभी डांस परफॉर्मेंस देते हैं और कुछ सॉन्ग्स गाते हैं। अब रिया का नंबर आता है तो वह ऐसा गाना गाती है कि रवि को महसूस होता है कि ये गाना उसने उसके लिए ही गाया है। मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, इस चाहत में मर जाऊँगी, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी। रिया ये गाना इतने दिल से गाती है कि सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक बार तो रवि भी उसकी आवाज़ में खो ही जाता है। गाना गाने के बाद रिया स्टेज से नीचे उतरती है और रवि के पास आकर खड़ी हो जाती है। जब उसका ध्यान कहीं और होता है तो वो चुपके से रवि को धीरे से कहती है, आपके लिए था सर, कैसा लगा। रवि कुछ नहीं कहता और उस बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। रिया उसे जाते हुए देखती है और मुस्कुराने लगती है कि तभी पीछे से उसकी दोस्त शीलू आकर उसे एक लगाती है। तो रिया उसे कहती है, क्या हुआ। अब शीलू उसे शरारत भरी नज़रों से देखते हुए पूछती है, मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से तू सर पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही है, क्या बात है, मुझे भी बताएगी। रिया उसे मुस्कुराकर कहती है, राज की बात है, अभी नहीं बताऊंगी, तो खुद समझ जा शीलू। शीलू भी अब कहती है, यार समझ तो हम सब रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से सुनने की चाहत है। ओके शीलू तो सुन, आई लव रवि सर, बस अब वो भी मान जाएं। अरे वाह, तूने कॉलेज में इश्क भी किया, तो वो भी सर से। देखते हैं अब तेरे ये कॉलेज का इश्क तुझे किस मोड़ पर लेकर जाएगा।
शीलू कहती है तो रिया भी रवि की यादों में खोसी जाती है। इस तरह से ये पार्टी ख़त्म हो जाती है और सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन रिया अपनी क्लास के एक लड़के अभिनव से कहती है, अभी यार मेरा एक काम कर दे। बोल यार क्या काम है, अगर करने लायक हो तो अभी कर दूंगा। अभी कहता है, मुझे किसी भी तरह से रवि सर का नंबर ला कर दे दे। रिया उससे कहती है, ठीक है ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये बता तूने क्या करना सर के नंबर का, कहीं दिल तो नहीं लगा बैठी सर से। अभी उसे छेड़ते हुए कहता है। रिया भी उसे मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बस कुछ ऐसा ही समझ ले, रवि सर की मैडम बनने का इरादा है। ये बात सुनकर अभी भी हंसने लगता है और अभी उससे वादा करता है कि मैं तुझे आज ही नंबर ला कर दूंगा। रिया आज सारा दिन बहुत बेचैन रहती है, ये सोचकर कि कब अभी उसे रवि सर का नंबर ला कर देगा। शीलू भी उसे समझाती है कि टेंशन मत कर, अभी ने कहा है तो हो ही जाएगा ये काम। छुट्टी के समय अभी आता है और उसे कहता है, नंबर तो तुझे मिल जाएगा, बदले में ट्रीट देनी होगी। इस नंबर के लिए तो मैं तुझे हज़ारों ट्रीट दे दूँ, बस तू नंबर दे दे जल्दी। अरे वाह क्या प्यार है, शीलू बोलती है। अभी रवि सर का नंबर उसे दे देता है। रिया पूछती है, यार तुझे इतनी जल्दी है, नंबर मिला कैसे? सिंपल है, मैंने कहा सर अपना नंबर दे दीजिए, कई बार घर में कुछ समझ नहीं आता तो आपसे कॉल करके पूछ सकता हूँ, बस फिर क्या था, दे दिया सर ने नंबर। रिया बहुत खुश होती है और नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लेती है। दूसरी ओर रवि तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, वो थी बस उसकी अपनी मधु की दुनिया। आज रविवार था और बाहर बहुत बारिश भी थी। रवि आज 10 बजे सोकर उठा था, तभी उसकी माँ उसे चाय का कप देती है और कहती है, 10 बज गए हैं, नहाकर नाश्ता कर ले। ये कहकर रवि की माँ चली जाती है। रवि चाय लेकर बाहर बालकनी में खड़ा हो जाता है और चाय पीने लगता है। तभी बारिश को देखते देखते वो मधु की यादों में खोने लगता है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। रवि को याद आता है कि मधु को बारिश कितनी पसंद थी। जब एक बार दोनों एक साथ मंदिर गए थे तो वापसी में बारिश देखकर वही रवि से कहा था, रवि गाड़ी रोको। रवि गाड़ी रोक कर बोला, क्या हुआ मधु? अरे मुझे बारिश में भीगना है। ये कहते हुए वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है। बारिश में खूब भीगती है। उसका सफ़ेद सूट, उस पर नेट का सफ़ेद दुपट्टा उसे और भी ज़्यादा आकर्षित बना रहा था, जैसे मानो चांदनी उतर आई हो सड़कों पर। पता नहीं रवि को भी तब क्या हुआ था। वो गाड़ी में से उतरता है और मधु का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। अब दोनों की आंखें टकरा जाती हैं और रवि उसे कसकर गले लगा लेता है। मधु खुद को उससे छुड़वाती हुई कहती है, छोड़ो रवि, ये तो देखो हम सड़क पर खड़े हुए हैं। ये कहकर वो शर्मिंदा होकर गाड़ी में बैठ जाती है। रवि गाड़ी में जाता है और जो ही उसके बहुत करीब जाता है कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजने लगती है। वो मधु की यादों से निकलकर जैसे ही फ़ोन उठाता है तो उसे जानी पहचानी आवाज़ आती है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर? उधर से आवाज़ आती है। कौन? रवि पूछता है। सर मैं रिया, कैसे हो आप? तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? रवि कुछ अकड़ कर बोलता है। सर प्लीज़ मान जाइए ना, नहीं रह सकती आपके बिना। रिया कुछ इमोशनल होकर कहती है, देखो रिया, मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा है, इसलिए भूल जाओ मुझे। रवि उसे समझाने की कोशिश करता है। तो अब देख लीजिए ना, क्या बुराई है मुझ में? बस एक बार देखिए तो मुझे उस नज़र से, फिर देखना मेरा प्यार आपके जीवन को कैसे महकाएगा। रिया भी जिद पर अड़ी थी। रवि अब भी मानने को तैयार नहीं था और वो मना करके जैसे ही फ़ोन रखने लगता है कि तभी रिया कहती है, सर आज मैं अपना प्यार साबित करके ही रहूँगी। आज मेरे घर पर कोई नहीं है, इसलिए मैं आज आपके लिए जान देने जा रही हूँ। फिर कोई नहीं आएगी आपको परेशान करने। इससे पहले कि रवि कुछ कहता, रिया फ़ोन रख देती है और रवि अब उससे मिलने के लिए मजबूर हो जाता है। वो बारिश में ही गाड़ी निकालता है और चल पड़ता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो रिया के घर का एड्रेस है ही नहीं। तो अब वो उसी की क्लास के एक लड़के को फ़ोन मिलाता है। बहुत मुश्किल से वो लड़का एड्रेस पता का लगाकर रवि को देता है। रवि अब तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाकर उसके घर के बाहर पहुंचता है तो देखता है दरवाज़ा खुला हुआ है। वो डरते डरते उसके घर में अंदर जाता है तो देखता है कि रिया वहीं ज़मीन पर बेहोश पड़ी है। रवि उसे तुरंत गोद में उठाता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है। कुछ देर बाद ही रिया को होश आ जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि नींद की ज़्यादा गोलियां खाने की वजह से ऐसा हुआ है। रिया को देखकर रवि पहले तो उसे एक थप्पड़ लगाता है और फिर गले से लगा लेता है। रवि अब उसे कहता है, कुछ हो जाता तो क्या जवाब देता मैं तुम्हारे परिवार को, बोलो। रिया कुछ नहीं कहती, उसकी बाहों में ही गुम हो जाती है और आज खुद को बहुत खुशनसीब महसूस करती है। रवि की बाहों में आकर उसे लग रहा था मानो आज उसने अपने प्यार को प्या लिया हो। रवि के करीब होने का एहसास उसके लिए बहुत ही ख़ास था। रिया रवि के गले लगकर बहुत खुश होती है और उससे पूछती है,
सर, क्या आज आपने मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया है? इससे पहले कि रवि कुछ कहता, तभी वहाँ रिया के माँ बाप आ जाते हैं और उसकी माँ आते ही उसके गले लग जाती है। अब रिया की माँ रोते हुए कहती है, रिया कैसी है मेरी बच्ची, कैसे हुआ ये सब? रिया बात को बदलते हुए कहती है, डोंट वरी मॉम, कुछ नहीं हुआ। नींद नहीं आ रही थी तो नींद की गोली खा ली, फिर भी नहीं आई तो दो और खा ली। उसके बाद ये सब हो गया। लेकिन तुम्हारे सर को कैसे पता चला तुम्हारी तबीयत का? रिया के पापा रिया से पूछते हैं, पापा जब तबीयत ख़राब हुई तो उस समय सर से ही फ़ोन पर बात कर रही थी, कुछ सिलेबस का पूछ रही थी, इसीलिए उन्हें पता चल गया और ये आ गए। अब रिया के पापा प्रमोद वर्मा और उनकी पत्नी सविता को भी तसल्ली हो जाती है और वो रवि का धन्यवाद करते हैं। अब रवि उन सभी से विदा लेकर वापस आ जाता है। रात भर वो इसी उधेड़बुन में रहता है कि रिया से उसे प्यार है भी या नहीं। अगर है तो वो तड़प क्यों नहीं है जो मधु से प्यार करते समय थी, और अगर नहीं है तो उसके मरने का ख्याल भी मुझे क्यों तड़पा गया। इन्हीं बातों को सोचते सोचते सुबह हो जाती है और वो कॉलेज चला जाता है। जानता है वो कि आज रिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आएगी, इसलिए नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद सी है कि रिया आएगी। आज पहली बार वो रिया को याद कर रहा था, लेकिन किस रिश्ते से वो खुद भी नहीं जानता था। रवि हर रोज़ उसे कॉल करता और उसकी तबीयत के बारे में पूछता। रिया भी उससे रोज़ बात करके बहुत खुश होती। दोनों ही अब एक दूसरे के करीब आ रहे थे। आज कई दिनों बाद रिया कॉलेज आई थी। पता नहीं क्यों उसे देखकर रवि के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सारा दिन वो खिलखिला कर रहा। वो खुद भी अपने अंदर होने वाले इस परिवर्तन को जानता है, लेकिन अभी भी वो अपनी भावनाओं को दबाना ही चाहता है। दोपहर को लंच के समय जब रवि स्टाफ रूम में होता है, तभी उसको रिया की कॉल आती है। रवि उससे पूछता है, कैसे फ़ोन किया तुमने? रिया उसे कहती है, सर मैं लिटिल हार्ट कैफ़े में आपका इंतज़ार कर रही हूँ, प्लीज़ आ जाइए कुछ देर के लिए। इससे पहले कि रवि कुछ कहता रिया फ़ोन रख देती है। रवि का मन करता है कि वो जाए, लेकिन कुछ झिझक भी है। लेकिन फिर ना जाने क्या सोचकर उसके कदम खुद ब खुद ही रिया से मिलने चल पड़ते हैं। रवि कैफ़े में पहुंच जाता है और देखता है कि सामने ही रिया बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही है। वो जाकर ठीक उसके सामने बैठ जाता है। अब रिया से पूछता है, बोलो रिया, क्यों बुलाया मुझे? रिया भी आज किसी भी मजाक के मूड में नहीं थी। वो गंभीर होकर कहती है, सर आज बिल्कुल सच बता दीजिए, क्या मेरे प्यार को स्वीकार करेंगे आप? कहीं ना कहीं रवि के दिल में रिया ने एक प्यारी सी जगह ले ली थी। रवि उसे कहता है, देखो रिया, ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, लेकिन इसके अलावा एक सच और भी है, वो ये कि मेरा एक अतीत है। इससे पहले कि रवि कुछ और कहता, रिया बोलने लगती है, मुझे आपके अतीत से कुछ नहीं लेना सर, प्लीज़ मेरे प्यार को मत ठुकराइए। लेकिन रिया, एक बार जान तो लो कि कैसा है, कितना कड़वा है मेरा अतीत, जिसकी वजह से मैं कभी किसी रिश्ते में नहीं जुड़ा हूँ, या यूँ कहिए कि जुड़ ही नहीं पाया। सर मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है, मुझे आपके अतीत से कोई लेना नहीं है। रिया जवाब देती है। रवि अब भी उसे सब बताना चाहता है और कहता है, जब जानोगी तो नफ़रत करोगी मुझसे, प्लीज़ सुन लो एक बार। लेकिन रिया भी ज़िद पर अड़ी रहती है और कहती है, सर मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, चाहे कुछ भी हो, नहीं कर सकती आपसे नफरत। अब रिया रवि का हाथ पकड़कर कहती है, सर आई लव यू। रवि उसकी बातों में खोकर उसी की तरह कह देता है, आई लव यू टू रिया। कॉलेज के एक नए इश्क की शुरुआत हो चुकी थी, वो जो औरों से अलग और अनोखा था, जो दो स्टूडेंट्स के बीच नहीं बल्कि एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में शुरू हुआ था। रिया हद से ज़्यादा रवि को चाहने लगी थी। बस दिन रात सिर्फ रवि के ही सपने देखती रहती थी। रवि भी अब काफ़ी हद तक मधु की यादों से बाहर निकल रहा था। लेकिन एक बात है जो उसे परेशान कर रही थी, वो ये कि मधु के बारे में वो कभी भी रिया को नहीं बता पाया है। इस तरह से दोनों को मिलते हुए एक साल बीत चुका था, लेकिन उन दोनों ने ही इस बात का ख्याल रखा कि कॉलेज में कभी कोई भी दोनों के बारे में ना जान पाए। रवि अब मधु की यादों से बाहर निकलकर रिया को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहने लगा था। रह रहकर मधु की याद उसे आती, लेकिन फिर मधु का प्यार उन यादों भरे जख्मों पर मरहम का काम करता। एक दिन उसने ये सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो रिया को अपने अतीत का सच बताकर ही रहेगा। इस बात को बताने के लिए उसने अपने जन्मदिन का दिन चुना। उसका जन्मदिन आने वाला था तो उसने रिया को फ़ोन पर कहा कि मुझे अपने जन्मदिन पर तुमसे कुछ बात करनी है। रिया ने रवि से कहा, जन्मदिन का क्या इंतज़ार करना, आप अभी बता दीजिए। नहीं रिया, बात बहुत बड़ी है, मैं मिलकर ही बताना चाहता हूँ। रवि उसे गंभीर होकर कहता है। अब रिया भी थोड़ी गंभीर हो जाती है और कहती है, सर आप मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे? रवि की धड़कनें अब तेज़ हो जाती हैं और वो कहता है, रिया तुम मेरी कमज़ोरी बन चुकी हो, मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता, इसीलिए मिलकर कुछ बताना चाहता हूँ। रिया कहती है, ठीक है, आपके जन्मदिन पर मैं कॉलेज से छुट्टी ले लेती हूँ, आप भी ले लीजिए।
बताइए कहाँ मिलना है हमें। रवि उसे एक झील का किनारा बताता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें ये बात बताऊँ तो वहाँ हमारे सिवा कोई और ना हो। ठीक है सर, मैं ज़रूर आऊँगी। रिया यह कहकर फ़ोन रख देती है। अब वो कई दिनों तक इसी बात को सोचती रहती है कि आखिर सर ने उसे क्या कहना है। दूसरी ओर रवि का एक एक दिन इसी चिंता में गुजर रहा था कि पता नहीं मेरे अतीत को सुनकर रिया कैसा रिएक्ट करेगी। मधु को तो खो चुका हूँ, अब कभी रिया को ना खो दूँ मैं। इसी डर के साथ वो अपनी जन्मदिन का इंतज़ार करता है। और अब वो दिन आ ही जाता है जब उसका जन्मदिन है। वो सुबह ही तैयार हो जाता है कि तभी रिया का फ़ोन आता है और वो उसे जन्मदिन की मुबारकबाद देती है। रवि उसकी आवाज़ सुनते ही खुश हो जाता है और कहता है, बस आज तुम्हें सब बता दूंगा। रिया ये बात सुनकर थोड़ी गंभीर हो जाती है और पूछती है, ऐसी क्या बात है जो आप इतने दिनों से बताना चाहते हो? अब सब्र नहीं होता, अभी बता दीजिए। रवि कहता है, फ़ोन पर नहीं, तुम आ जाओ फिर बताता हूँ। यह कहकर रवि फ़ोन रख देता है और चल पड़ता है उस झील के किनारे जहाँ उसे रिया को मिलना है और सब बताना है। दूसरी ओर रिया भी तैयार होती है और चल पड़ती है झील के किनारे। अब दोनों का आमना सामना होता है। एक तरफ रिया के मन में उलझन है कि रवि उसे क्या बताएगा, तो वहीं दूसरी तरफ रवि के मन में चिंता थी, ये सोचकर कि रिया उसके अतीत के बारे में जानकर क्या सोचेगी। अब रिया उसे लाल गुलाब देती है और एक बार फिर से विश करती है। रवि उसे कहता है, सिर्फ गुलाब ही, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? रिया कहती है, आपके लिए बहुत प्यारा तोहफा लिया है, पहले आप अपनी बात बताइए, फिर मैं आपको आपका तोहफा दिखाऊंगी। रवि अब उसे झील के किनारे पर ले जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, रिया कॉलेज के समय में किसी और लड़की से प्यार करता था जिसका नाम मधु था। अभी रवि इतना ही बता पाया था कि रिया कहती है, बस इतनी सी बात, मुझे आपके अतीत से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब रवि कहता है, पहले मेरी पूरी बात सुनो। रवि रिया को बताना शुरू करता है और अपने अतीत की यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक। मधु और रवि एक दूसरे को हद से ज़्यादा चाहने लगे थे। दोनों बस ऐसे थे जैसे दो जिस्म एक जान। मधु का हमेशा से एक ही सपना था, अपने रवि की दुल्हन बनना। दोनों एक साथ क्लास आते, एक साथ कैंटीन जाते और एक साथ ही घर के लिए निकलते। समय बीत रहा था और दोनों का प्यार और भी गहरा हो रहा था। दोनों एक दूसरे की ओर भी करीब आ रहे थे। वो बारिश का दिन था जब मधु रवि से मिलने उसके घर गई थी, क्योंकि कुछ दिनों से बीमार होने की वजह से वो कॉलेज नहीं आ रहा था। वो नहीं जानती थी कि रवि घर में अकेला है। वो रवि से मिलने उसके घर गई और अपनी हर सीमा को लांघ कर वापस लौटी। कुछ दिनों बाद कॉलेज भी पूरे होने वाला था। सभी ने अपनी अपनी दिशाएं चुन ली थी। अब मधु भी रवि को हमेशा के लिए पाना चाहती थी। आज एमए फाइनल का आखिरी पेपर था और उसके बाद रवि को मधु ने उसी झील के किनारे बुलाया था। रवि एग्ज़ाम देकर आता है जहां मधु पहले ही एग्ज़ाम देकर पहुंच चुकी थी और रवि का इंतज़ार कर रही थी। रवि दौड़ता हुआ आता है और मधु को गले लगा लेता है। मधु भी आज बहुत खुश है और कहती है, रवि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रवि कहता है, हाँ बोलो मेरी जान, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मधु से कहती है, मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। रवि कहता है, नहीं यार, अब मेरा अभी पीएचडी में एडमिशन हो गया है और उसके लिए मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है। आने वाले कुछ साल में शादी की सोच भी नहीं सकता मधु। लेकिन रवि, मेरा परिवार मेरे लिए लड़का ढूंढ रहा है। तुम्हें अब शादी के लिए सोचना ही होगा। मैं किसी और से शादी का कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। अगर इतना ही प्यार करती हो मुझसे तो मेरा इंतज़ार करने में क्या प्रॉब्लम है? बस कुछ सालों की ही तो बात है। रवि उसे समझाने की कोशिश करता है। अब मधु गुस्से में उसके कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, नहीं कर सकती रवि, तुम चाहो तो भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब तो शादी के लिए हाँ करो प्लीज़। रवि ये बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, बस इतनी सी बात, एक बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है उसके लिए तुम मेरा करियर ख़राब करना चाहती हो? मधु को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि रवि इस बात को इतने हल्के में लेगा। वो गुस्से में कहती है, जिसे तुम एक बच्चा कह रहे हो वो तुम्हारा ही है। रवि उसकी बात पूरी सुने बिना ही बोलता है, मेरा बच्चा है ना, इसीलिए मैं ही कह रहा हूँ उसे मारने के लिए। तो उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मधु को अब उससे नफरत होने लगती है और वो कहती है, तो फिर इस बात की भी क्या गारंटी कि कुछ साल बाद तुम मुझसे शादी कर ही लोगे? रवि को अब और भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ठीक कहा तुमने, क्या पता आने वाले समय में तुम्हारी लाइफ में कोई और आ जाए या मेरी लाइफ में कोई और। इसलिए प्लीज़ तुम मुझ पर हक मत जताओ। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, बीवी मत बनो। मधु आगे आती है और रवि को एक ज़ोर से थप्पड़ लगाती है। अब इस बात से रवि को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है, आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। आई हेट यू मधु। मधु ये शब्द सुनते ही स्तब्ध रह जाती है और कहती है, अब तुम कभी खुद भी बुलाओगे तब भी मैं नहीं आऊँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद रवि भी बेपरवाही से अपनी पीएचडी करने चला जाता है, मधु को बीच मझधार में छोड़कर।
अब रवि अपने अतीत से निकलकर वर्तमान में आता है और उसकी आंखें भरी हुई थी। अब रिया उससे गंभीर होकर पूछती है, सर मुझे एक बात और जाननी है। बोलो रिया, तुम्हारा हक है जानने का, जो पूछना चाहती हो। जब आप उसे ठुकरा चुके थे तो इसका मतलब आपको उससे प्यार नहीं था, और अगर प्यार नहीं था तो अब उसे याद करके आपकी आंखें क्यों भर आई हैं? कितनी बार मैंने आपको पछतावे की आग में जलते हुए देखा है। बताइए मुझे, अब क्यों पछताते हैं आप मधु को धोखा देकर? मैं जानना चाहती हूँ, रिया कहती है। रिया ने रवि से एकदम सटीक सवाल किया, जो बिल्कुल लाजमी भी था। जिसे मझधार में छोड़ दिया, अब उसे क्यों याद किया जा रहा है? जब रवि ने मधु को धोखा दे ही दिया था तो अब क्यों दिन रात पछतावे की याद में जल रहा था? रिया ये बात बेताबी से जानना चाहती थी। रवि अब गहरी सांस लेता है और कहता है, रिया, मैंने जो किया उसका फल भगवान ने मुझे तभी दे दिया था। हम जो भी पाप करते हैं ऊपर वाला हमें ज़रूर उसकी सज़ा देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना गलत था मधु के साथ। ऐसा क्या हुआ था सर आपके साथ? रिया अब रवि से इस कहानी का वो हिस्सा जानना चाहती थी जिसने रवि को मधु को धोखा देने का पछतावा होने के लिए मजबूर किया। रवि कहता है, ठीक है रिया, अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे दुखदायक हिस्सा बताना चाहता हूँ। रवि अब ये बताते बताते फिर से अतीत की यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक। रवि मधु से पीछा छुड़ाकर पीएचडी करने के लिए दिल्ली रवाना हो जाता है। वो अपनी गाड़ी से ही पूरी मस्ती में झूमता हुआ रात के समय हाईवे से दिल्ली के लिए निकला था। उसे मधु को छोड़ने का ज़रा भी पछतावा नहीं था। उसने ये भी नहीं सोचा कि मधु इस हालत में क्या करेगी। वो तो बस अपनी ही धुन में बियर पीता हुआ जा रहा था। उसने अपना नंबर भी बदल लिया था जिससे मधु से बार बार फ़ोन न कर सके। उसकी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ थी, इसीलिए उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है। इस एक्सीडेंट में रवि बुरी तरह से घायल होता है। जब उसे होश आता है तो वह एक हॉस्पिटल में होता है। उसे काफ़ी चोट लगी थी और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। छुट्टी से पहले डॉक्टर सचदेवा उसे अपने केबिन में बुलाते हैं और अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। रवि जाकर बैठ जाता है और पूछता है, क्या हुआ सर, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? डॉक्टर सचदेवा अपना चश्मा उतार कर टेबल पर रख देते हैं और कहते हैं, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है मिस्टर रवि। डॉक्टर को इतना गंभीर देखकर रवि भी चिंतित हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है? मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताइए डॉक्टर। अब डॉक्टर बताते हैं कि इस एक्सीडेंट के बाद आपके अंदर इंटरनल वीकनेस बहुत हद से ज़्यादा आ गई है, इसलिए आप कभी भी पिता नहीं बन पाएंगे। रवि जैसे ही ये बात सुनता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसकी ज़ुबान कांप रही थी और वो कांपती हुई ज़ुबान डॉक्टर से पूछता है, तो क्या मैं कभी भी अपनी मैरिड लाइफ नहीं जी सकता डॉक्टर? अब डॉक्टर उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, देखिए घबराइए नहीं, हो सकता है समय के साथ आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं और एक अच्छी मैरिड लाइफ जी पाएं, लेकिन शायद आप कभी भी पिता ना बन पाएं। और अगर ऐसा कभी होता भी है तो वो सिर्फ एक चमत्कार के सिवा और कुछ नहीं होगा। रवि को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी वहीं थम गई हो और उसकी आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही थी। वो वहाँ से रोता हुआ बाहर आता है तो उसे अब पहली बार मधु के बच्चे का ख्याल आता है और वो कांपते हाथों से मधु को फ़ोन करता है। मधु फ़ोन उठाती है। हेलो। रवि मधु से पूछता है, मधु कैसी हो? मधु बिना किसी गिले शिकवे के कहती है, मैं ठीक हूँ रवि, तुम कैसे हो? रवि अब बिना वक्त गवाए उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, मधु प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरी ज़िंदगी में लौट आओ। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को अपनाना चाहता हूँ मधु। कौन सा बच्चा रवि? मधु रवि से पूछती है। तुमने कहा था कि वो तुम्हारा बच्चा है, फिर मैं अपनी कोख में क्यों पालती उसे? मैंने उसी दिन तुम्हारे बच्चे को मार दिया और ख़ुद को भी आज़ाद कर दिया। अब मुझे कभी फ़ोन मत करना क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। ये कहकर मधु फ़ोन रख देती है और रवि वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगता है। उसे आज पछतावे के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं हो पाया था। रवि फिर से अतीत की कड़वी यादों से बाहर निकल आया था और वही रिया के सामने घुटनों के बल बैठा रो रहा था। आज रिया को सारी सच्चाई बताकर उसके मन का बोझ हल्का हो गया था। आज वो रिया को समझा पा रहा था कि वो क्यों रिया से दूर रहता था। रवि की आंखों से लगातार पश्चाताप के आंसू बह रहे थे और वो रिया के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ रो रहा था। वो बार बार एक ही बात कर रहा था, रिया प्लीज़ मेरे इस अपराध को माफ़ कर दो। रिया भी निरंतर उसे देख रही थी और उसकी भी आंखों में आंसू थे। वो अब झुककर रवि के दोनों हाथ पकड़ती है और उसे खड़ा होने को कहती है। रवि भी अब रिया के सामने पलके झुकाए खड़ा हो जाता है। अब रिया कहती है, एक बात बताइए सर, अगर आपके साथ वो हादसा ना हुआ होता
तो क्या कभी आपको मधु की याद नहीं आती? क्या कभी कोई पछतावा आपको नहीं होता? बताइए सर। रवि नजरें झुकाए खड़ा था और बिना कोई जवाब दिए रोए जा रहा था। क्या रवि का अतीत जानने के बाद रिया उसे मोहब्बत कर पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए बेदर्द इश्क।